हाय, वेलकम टू शेखर क्लासेस। आज हम शुरू करने वाले ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो शुरू करते हैं। ज्योमेट्री से पहले आपको क्या पढ़ना है कि पॉइंट क्या होता है, ठीक। पॉइंट क्या है कि जिसकी कोई लेंथ नहीं है, कोई ब्रेथ नहीं है, ठीक। नो लेंथ नो ब्रेथ, ठीक। उसके बाद लाइन, इसको बोलते हैं लाइन, ठीक। हम उसमें नहीं जाएंगे कि लाइन, सेगमेंट, रे, ये सब नहीं हमें जानना कुछ भी, जस्ट एक लाइन है ये, ठीक है। लाइन, तो लाइन क्या होता है? लाइन के पास लेंथ होती है बट कोई ब्रेथ नहीं होगी, ठीक है। ब्रेथ नहीं होगी, नो ब्रेथ ऐसे लिख सकते हैं, या नो विड्थ, विड्थ नहीं होगी, इसमें केवल लेंथ होगी, ठीक। या हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि कोई भी दो पॉइंट हैं, सपोज कोई भी दो पॉइंट है, उनके बीच में अगर हमें डिस्प्लेसमेंट बतानी है कितनी होगी, तो वो एक लाइन से बता सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या शो करती है? डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक। तो एक लाइन हो गई। अच्छा, उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? एंगल। एंगल क्या होता है? ये है ना, ऐसा देखा होगा आपने एंगल। तो एंगल क्या होता है? सपोज ये एक लाइन है, और अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, अगर मैं इसको रोटेट करूं, इसको मैं ऐसे इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट को मैं छेड़ूंगा नहीं, और इसको ऐसे इधर इधर रोटेट कर दिया इस साइड, और ये ऐसे आ गई, ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या हुआ? इस लाइन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। कैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट कैसा था? ये था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसी लाइन पर, तो वो एक एंगल फॉर्म करेगी, उसको हम एंगल से मेजर करते हैं, ठीक है ना। ये होगा एंगल। और इस एंगल को हम जनरली कैसे लिखते हैं? या तो थीटा से लिखेंगे, या अल्फा से, या बीटा से, गामा से। जनरली लिख तो आप किसी से सकते हो, ए से, बी से, सी, जेड, किसी से भी डिनोट कर सकते हो, लेकिन जनरली हम थीटा, अल्फा, बीटा, गामा से इसको डिनोट करते हैं एंगल को। ये ग्रीक सिंबल्स हैं। कहाँ के सिंबल है? ये ग्रीक सिंबल्स हैं, ग्रीस के सिंबल है, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स ग्रीस में काफी ज्यादा डेवलप हुई है। मैथमेटिक्स 4 देशों में काफी ज्यादा डेवलप हुई है। एक तो ग्रीस, ठीक, इजिप्ट, इंडिया एंड रशिया, ठीक है भाई। जैसे फिजिक्स जर्मनी में डेवलप हुई है, ऐसे ही मैथमेटिक्स इन 4 कंट्रीज में काफी ज्यादा डेवलप हुई है। तो ये ग्रीक सिंबल्स हैं, जस्ट एक डिनोटेशन है एक तरह की। अच्छा, नेमिंग कैसे करते हैं एंगल्स की, ये पता होना चाहिए आपको। सपोज कोई एंगल है, ये कोई एंगल, और इस पर ये 3 पॉइंट्स बना देता हूं मैं, ए, बी और सी, ये 3 पॉइंट है। तो हम इस एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ए बी सी। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये एंगल बी पॉइंट पर बना हुआ है, तो इसलिए बी को हम बीच में लेंगे। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इस एंगल को हम ऐसे नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा, ठीक है। इस एंगल को हम ऐसे भी नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा, क्योंकि बी पर बना हुआ है, बी बीच में आना चाहिए, बीच में, और यहाँ पर बीच में सी है और यहाँ पर ए है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये करेक्ट है, ठीक है, दोनों करेक्ट है, क्योंकि इसमें भी बी बीच में आ रहा है, ठीक है। कई बार हम इसको एंगल को ऐसे भी लिखते हैं, हालांकि ये पूरी तरह से सही नहीं है, एंगल बी, हालांकि लिखना पूरी तरह से सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होगा फिगर, कई बार हो सकता है ऐसे फिगर आ जाए, सपोज ऐसे कोई फिगर है, ठीक है।
ये बी है, ये ए है, ये सी है, ये डी है। तो अगर मैं एंगल बी बोल रहा हूं, सपोज एंगल बी 30 डिग्री है, ठीक, तो मैं कैसे जज करूं कि ये वाला 30 बोला है, ये वाला 30 बोला है, या ये वाला 30 बोला है? क्योंकि बी पर तो ये 3 एंगल बन रहे हैं ना, ये वाला और ये पूरा, ठीक। अगर मुझे ऐसे बोला जाएगा कि एंगल डी बी सी 30 है, तो मैं बता सकता हूं कि एंगल डी बी सी कौन सा एंगल है। पेन चेंज कर लेता हूं एक बार। एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी देखो, ये वाला है डी बी सी, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल 30 डिग्री है, ये मैं बता सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये डिनोटेशन ज्यादा करेक्ट होगी, ये करेक्ट नहीं होगी, ठीक है। इतना क्लियर है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद हमें क्या जानना है? उसके बाद हमें ये जानना है कि किसी भी लाइन पर ये पॉइंट है, तो इसके अराउंड पूरा जो एंगल होता है, ये पूरा एंगल को हम लेते हैं 360 डिग्री, ठीक भाई। इसको हम पूरा लेंगे 360 डिग्री। डिग्री एक यूनिट है एंगल की, ठीक है। डिग्री एक यूनिट है एंगल की, यूनिट ऑफ एंगल। एंगल की और भी यूनिट्स होती हैं, एंगल्स की और भी यूनिट्स है, जैसे कि रेडियन एक यूनिट है, रेडियन। बट अभी हम रेडियन के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। कब करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हुए हम डिस्कशन करेंगे। इसका भी कोई यूज नहीं होगा, ठीक है, इसका भी यूज नहीं, अभी केवल डिग्री का यूज होगा। तो पॉइंट के अराउंड पूरा जो एंगल होगा, ठीक है, पूरा एक पूरा राउंड ले लें, अगर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज पूरा राउंड लें, तो कितना एंगल शिफ्ट होता है? 360 डिग्री, ठीक। अच्छा, आगे चलते हैं। तो इस लाइन पर ये पूरा एंगल, इस पॉइंट के अराउंड ये पूरा एंगल कितना होगा भाई? अगर ये पूरा एंगल 360 था, तो ये इसका आधा होगा, यानी कि ये 180 डिग्री होगा, ठीक। अगर आपसे बोला जाता है कि ये 3 एंगल बने हुए हैं, अल्फा, बीटा और गामा, तो मैं इजीली ये इक्वेशन लिख सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मेरा 180 डिग्री होगा, ठीक। ये मैं बोल सकता हूं, ठीक है भाई। अच्छा, आगे चलते हैं। एक होते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स जैसे एडजेसेंट एंगल्स, ये टर्म है, ये काफी यूज है ज्योमेट्री में। तो क्या मतलब है इसका? ऐसे एंगल्स जो साथ साथ लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसे दो एंगल्स की बात होगी, दो एंगल्स जो साथ साथ हैं, ठीक है, जो साथ साथ है, ठीक। जैसे कि ये अल्फा, या इस फिगर को नहीं बना रहा मैं, दूसरी फिगर बना लेता हूँ। जैसे कि ये कोई है अल्फा और बीटा, तो ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं, क्योंकि बिल्कुल लगे हुए हैं, ठीक है। दे आर बिसाइड ईच अदर, बिसाइड ईच अदर, ठीक। जैसे मूवी थिएटर में होता है ना, कॉर्नर वाली सीट में आपने सीट बुक कर ली, और यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो ए और बी एडजेसेंट बैठे हुए हैं, ठीक है, दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर। तो ऐसा है। अच्छा, उसके बाद एक टर्म है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, सपोज ये दो एंगल्स हैं अल्फा एंड बीटा। अब ये दोनों एंगल कैसे हैं? एडजेसेंट भी है, और इनका सम दोनों का क्या बन रहा है? 180 डिग्री बनेगा, साथ में इनका सम 180 डिग्री बनेगा, क्योंकि लाइन पर बने हुए एंगल्स हैं,
एडजेसेंट भी है और सम 180 डिग्री भी है, तो इनको हम इन एंगल्स को क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर बोल देंगे इनको, लीनियर पेयर। ठीक है, और इसमें भी दो एंगल्स ही होंगे क्योंकि पेयर दो एंगल्स का होता है। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए और सम 180 होना चाहिए। अच्छा, सम 180 को हम एक चीज और बोलते हैं, ये भी टर्म यूज होती है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये भी आपको कई सारे क्वेश्चंस में मिल जाएगी, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सपोज ये एक एंगल है, अल्फा की वैल्यू सपोज 150 डिग्री है, ठीक, और एक एंगल है बीटा, इसकी वैल्यू 30 डिग्री है। तो अल्फा बीटा हमें क्या दिख रहा है कि इनका सम कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। ये एंगल्स एडजेसेंट नहीं है, ये एंगल लीनियर पेयर भी नहीं बना रहे क्योंकि एडजेसेंट तो है ही नहीं ना, तो लीनियर पेयर तो होगा ही नहीं, बट इनका सम 180 डिग्री है, तो इसको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोल सकते हैं। सम 180 का मतलब होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स, बस इतनी सी बात। ठीक है, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि सम 180 बन रहा है, दो एंगल्स का सम 180 बन रहा है। यानी कि अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो एक अगर थीटा है, एक एंगल अगर थीटा है, दूसरा कितना होगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा दूसरा। ठीक है, इन दोनों का सम देख लो आप, इन दोनों का सम कितना बनेगा, 180 बनेगा। ठीक, अच्छा, अगर सम 90 बन रहा हो तो हम उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे उनको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, एक अल्फा सपोज 60 डिग्री है और दूसरा एंगल बीटा 30 डिग्री है, तो इनका सम 90 बन रहा है। ठीक, इनका सम 90 बन रहा है, तो अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर आपको दिया हुआ है तो अगर आपको उनको एज्यूम करना है तो एक को थीटा लोगे, दूसरे को 90 माइनस थीटा लोगे। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को एज्यूम करने के लिए थीटा और 90 माइनस थीटा चलता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स को एज्यूम करने के लिए थीटा एंड 180 माइनस थीटा होता है। ठीक है भाई, यहाँ तक की कहानी क्लियर है। कोई भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें। ठीक, अच्छा, उसके अलावा और क्या देखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, काफी देर हो गई इससे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये किस तरह के होंगे, हमें दिख ही रहा है इसके टर्म के नाम से कि ऑपोजिट में होंगे, जैसे ये एंगल और ये एंगल। ठीक, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। ये अगर थीटा 1 है और ये अगर थीटा 2 है तो थीटा 1 और थीटा 2 हमेशा इक्वल होंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। ऐसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये अगर अल्फा है, ये अगर बीटा है, तो अल्फा बीटा भी इक्वल होंगे। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं इनको। ठीक, इतना क्लियर होना चाहिए। सॉरी। इसके बाद कंसेप्ट आता है पैरेलल लाइंस का, तो वो देख लेते हैं। पहले वो देख लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो ये दोनों लाइन पर एक कॉमन पॉइंट है, इन दोनों लाइंस का एक कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो ये लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ठीक, या फिर कट कर रही है, दे कट ईच अदर। ठीक है, बेसिकली आप ऐसा बोलोगे कि ये कट ईच अदर। तो ये लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ठीक,
अगर कट नहीं कर रही है, कट अगर नहीं कर रही है तो पैरेलल लाइंस होंगी, एक प्लेन पर होनी चाहिए, बट एक ही प्लेन पे दो लाइन है जो कट नहीं कर रही है, तो ये लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। इनको हम बोलते हैं क्या? पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। ठीक है, हमेशा ही इनके बीच में डिस्टेंस बराबर रहेगा, हमेशा इन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस हमेशा बराबर रहेगा। ठीक है, और ये कट नहीं करेगा। ठीक, अच्छा, सपोज ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक, अगर इनको कोई लाइन कट करे तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलेंगे इसको हम? ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक, ट्रांसवर्सल लाइन, दो पैरेलल लाइंस को कट करने वाली लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये एक लाइन है ए बी और ये लाइन है सी डी, और ये आपस में पैरेलल है। पैरेलल को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक, और हम साइन ऐसे बना देते हैं कि ए बी सी डी के पैरेलल है। अब उसमें कौन कौन से एंगल्स इक्वल होते हैं ये पता होना चाहिए आपको। जैसे कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हुआ, ठीक है, ये अल्फा है और ये बीटा है, अल्फा इक्वल टू बीटा होगा, और इसको हम बोलते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलेंगे? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, ऐसे ही कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं? ये वाला एंगल इसके, ये वाला एंगल इसके, और ये वाला एंगल इसके। ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा ही इक्वल होगा। अच्छा, उसके अलावा एक होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है। देखो ऐसे शेप बन रही है ना इस तरह की, ये वाला और ये वाला इक्वल है, तो ऐसे दिख रहा है आपको उल्टा जेड बन रहा है। और ऐसे ही ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि इसमें ऐसा बन रहा है सीधा जेड, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो कभी भी अगर उल्टा जेड ऐसा या सीधा जेड बनता हुआ दिखाई दे आपको, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। बट एक शर्त भी है कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए, ये लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक, अच्छा, उसके अलावा और क्या क्या इक्वल होता है? दोबारा बना लेते हैं इस फिगर को, इसको दोबारा बना लिया हमने। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये वाला एंगल इसके इक्वल एडजेसेंट, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा ही होगा, और ये होता भी है। ये कैसे एंगल्स हैं? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक, अच्छा, इसके बाद हमें बस एक इंपॉर्टेंट चीज और समझनी है कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, इनका सम 180 होगा। ठीक है, पैरेलल लाइंस के अंदर के जो कोण होते हैं एक साइड के, पैरेलल लाइंस में अगर कोई लाइन कट कर रही है ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन, तो उसके एक साइड के अंदर के जो कोण होते हैं उनका सम 180 होता है। ठीक है, क्यों होता है? बहुत इजी है इसको प्रूव करना। भाई ये सपोज अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। ठीक है, ये वाला एंगल गामा ले लिया, तो हमें साफ साफ पता है कि भाई अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा का सम कितना बनेगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है, अल्फा और बीटा दोनों एक लाइन पर बने हुए कोण है, तो 180 हो गया होगा, लाइन पर बने, लीनियर पेयर है। पर अल्फा और गामा इक्वल है, अल्फा की जगह मैंने गामा लिख लिया क्योंकि अल्फा गामा इक्वल है। क्यों? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमें क्या दिखा कि बीटा प्लस गामा 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये तो प्रूव करना था, ये बीटा और ये गामा, ये 180 डिग्री प्रूव हो गए। ठीक,
तो ये 3-4 चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको, वर्टिकली अपोजिट, कोरस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट और एक साइड के अंदर के कोण 180 सम, ये 4 चीजें क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा 2 बातें और हैं बट जिनका यूज काफी कम होगा, जैसे कि बाहर के जो ऑल्टरनेट एंगल है, तो हमने क्या देखा था, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए, ये वाला एंगल इसके बराबर भी होता है, यानी कि ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी बराबर होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी बराबर होते हैं, हालांकि इसका यूज बहुत कम होने वाला है। ऐसे ही ये भी बराबर होंगे, ठीक। अच्छा, इस ये भी पता होना चाहिए कि इसको और इसको ऐड करें अगर, तो इनका सम भी 180 बनेगा। ऑल्टरनेट जो बने हुए कोण है एक साइड के, उनका सम भी 180 होगा, इनका सम भी 180 ही बनेगा, ठीक है। तो ये आप प्रूव करो, ये आपका काम है प्रूव करना, ठीक है भाई। तो पैरेलल लाइंस के कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन हम करने वाले भी बहुत सारे क्वेश्चन अभी आएंगे, पहले जस्ट हम अभी कंसेप्ट देख रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं इसको अभी रब कर देता हूँ जरा, इसके अलावा कुछ एक कंसेप्ट और है ट्राइंगल्स के, वो देख लेते हैं, फिर प्रॉब्लम्स पर आ जाएंगे उसके बाद। ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल तो वैसे हम जो अच्छे से पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट अभी थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं क्योंकि जिससे हमारे क्वेश्चंस में हमें प्रॉब्लम ना हो। देखो भाई, ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हम आज पढ़ने वाले हैं कि ये सपोज ए है, ये बी है, ये सी, तो एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC, यानी कि तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। पता भी हो गया आपको बात, ठीक है भाई। बट क्यों होता है ये पता होना चाहिए। तो कैसे प्रूव करेंगे कि ये आपको लाइन दिख रही है, ये लाइन दिख रही है आपको AC, इसके पैरेलल हम लाइन खींच सकते हैं क्या, इसके पैरेलल लाइन खींच सकते हैं, ये खींच ली, इसके पैरेलल ये लाइन होगी, इसके पैरेलल ये लाइन भी होगी, है ना, AC के पैरेलल है ये भी लाइन और ये वाली लाइन, बट हम एक ऐसी लाइन लेने वाले हैं जो B से पास करे, हम ऐसी एक लाइन ले लेते हैं जो B से पास करे, ऐसी पैरेलल लाइन जो B से पास करे, ठीक, ऐसी लाइन ले ली हमने। अब ये दोनों पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, हमने एंगल ले लिया, इस वाले एंगल को हमने ले लिया सपोज अल्फा ले लिया, इसको हमने ले लिया बीटा और इसको ले लिया हमने गामा, ठीक। अच्छा, अब पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी है कि अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा ही होगा, दिख रहा है ऐसे जेड बनता हुआ, ये एंगल इक्वल होगा, ये वाला एंगल अगर गामा है तो ये वाला एंगल भी गामा ही होगा, ठीक है। ऐसे दिख रहा है ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ऐसे इसमें था, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल थी, ठीक। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ फिर से, ये तीनों एंगल्स ध्यान से देखें, अगर ये तीनों एंगल्स एक लाइन पर बन रहे हैं, बी पॉइंट पर एक लाइन पर बनने वाले सारे एंगल्स का सम 180 होगा या नहीं होगा, होगा, और ये तीनों एंगल्स ट्राइंगल के एंगल भी हैं तो इनका सम भी 180 होगा, ठीक है भाई, प्रूव हो गया। चलो, इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की जो हमें अभी पढ़नी है, ट्राइंगल बहुत लंबा चैप्टर है, ठीक है, काफी वीडियो लगेंगी इसमें,
बट अभी हम जस्ट केवल 2-3 बातें ही इसमें पढ़ेंगे इस वीडियो में। जैसे कि क्या इंपॉर्टेंट बात पढ़ेंगे, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। एक्सटीरियर एंगल, जैसे ये ट्राइंगल के ये तीनों एंगल इंटीरियर एंगल्स हैं, बट ये वाला जो एंगल है, इसको मैं डी पॉइंट ले लेता हूँ, ये वाला जो एंगल है एंगल ACD, ये कैसा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल है, ठीक। और ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, इन दोनों के सम के इक्वल होगा, ठीक है। एंगल ABC प्लस एंगल BAC के इक्वल होगा ये एंगल, ठीक है भाई। अब ये क्यों होगा? इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल पर ये प्रॉपर्टी लगी है। दोबारा देख लेते हैं। सपोज ये कोई ट्राइंगल है और ये एक एक्सटीरियर एंगल है, तो ये अगर सपोज 70 डिग्री है तो ये एंगल्स क्या 35 के होंगे? नहीं, जरूर नहीं है, कितने का भी हो सकते हैं, बट इनका सम 70 से चेंज नहीं होगा, इनका सम 70 ही होगा। जरूरी नहीं है कि 35 हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक 20 का हो दूसरा 50 का हो, बट सम 70 होगा। एक 30 का हो दूसरा 40 का हो, ऐसा हो सकता है, सम 70 हो, ठीक। तो ऐसा क्यों हुआ ये भी हम जान सकते हैं कि भाई ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये थीटा है। तो अल्फा इक्वल टू बीटा प्लस गामा, हम ये कह रहे हैं ये होगा, बट ये क्यों होगा? तो इसको प्रूव करना बहुत ही आसान है भाई। हमें पता है कि इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर दो एंगल्स बने हुए हैं, अल्फा और थीटा बने हुए, तो इनका सम 180 होगा क्योंकि एक लाइन पर बने हुए एंगल्स हैं, फर्स्ट इक्वेशन। और हमें यह भी पता है कि बीटा प्लस गामा प्लस थीटा ये भी 180 होंगे क्योंकि ये ट्राइंगल के अंदर बने हुए एंगल्स हैं, और ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम 180 होता है, तो इन तीनों एंगल्स का सम भी 180 होगा। तो इन दो इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमें क्या मिल जाएगा? इन दोनों इक्वेशन सॉल्व करके दोनों को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा आ जाएगा इस साइड, क्योंकि थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा और 180 से 180 इधर कैंसिल हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। और अगर मैं बीटा और गामा को इधर लेके जाऊं तो अल्फा इक्वल टू बीटा प्लस गामा आ गई, ठीक है, हो गया प्रूव। तो बस आपको याद रखना है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है भाई। ये गलती मत कर देना, जैसे कई बार बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं कि सपोज ये एंगल आपको थीटा है, ये एंगल एक्स है, ये एंगल वाई है, तो थीटा इक्वल टू एक्स प्लस वाई, गलत। थीटा इक्वल टू एक्स प्लस वाई कैसे हो जाएगा? क्या ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है? नहीं है। एक्सटीरियर एंगल कुछ ऐसा दिखेगा भैया, ये इसको अगर थीटा ले, इसको एक्स ले, इसको वाई ले, तब मैं कह सकता हूँ कि एक्स प्लस वाई होगा, ये सही है, ठीक है। ये कॉमन मिस्टेक है, ये मत करना। इसमें साफ साफ आपको अंतर दिख रहा होगा ना, ठीक है भाई। अच्छा, तो इसके बाद अब एक चीज और जान लेते हैं, एंगल बाइसेक्टर। एक टर्म होती है एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर।
जैसे सपोज ये कोई एंगल है, एंगल ABC कोई एंगल है, ठीक, और ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये कोई लाइन है, ये लाइन ऐसी लाइन है कि इस पूरे एंगल को इसने दो बराबर बराबर एंगल में बाइसेक्ट कर दिया। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, बाइसेक्ट करने वाला टीचर, टीच करने वाला डॉक्टर, डॉक्टरी करने वाला, ड्राइवर ड्राइव करने वाला। क्लियर है बात? बाइसेक्टर बाइसेक्ट करने वाला। तो बाइसेक्ट करने वाली लाइन को हम एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे। ये कोई पॉइंट नहीं है, एक लाइन है। ठीक है, तो एक दो प्रॉब्लम्स करते हैं। प्रॉब्लम मैं आपको खुद ही दे देता हूँ। देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, दो फॉर्मेट में पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है मैं बताता हूँ, देखो आपको भी। ये कई बार पूछा जाता है, जैसे कि एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक, और ये एक लाइन है। इसको मैं ले लेता हूँ सपोज A, इसको मैं ले लेता हूँ B, इसको ले लिया C, ये है D, ठीक है, ये B है। अब ABD एंगल को एक एंगल बाइसेक्टर बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, इसको P ले लो। BP एक एंगल बाइसेक्टर है, किसका? एंगल ABD का। और ऐसे ही BQ एंगल बाइसेक्टर है एंगल ABC का। ठीक, तो आपसे पूछा है ये वाला एंगल कितना होगा। ठीक है, ये एंगल पूछा है आपसे। क्लियर है क्वेश्चन? तो कितना होगा, कैसे निकालेंगे? हम क्या कर सकते हैं कि आप क्या करो, इस वाले एंगल को ले लो अल्फा और इस वाले एंगल को ले लो बीटा। ठीक है, ये वाला एंगल हमने ले लिया अल्फा, ये वाला एंगल हमने कितना ले लिया? बीटा ले लिया। अब ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। क्यों? क्योंकि BQ एक एंगल बाइसेक्टर है, उसने बराबर बराबर डिवाइड करा होगा, तो अल्फा तो ये भी है। अच्छा, ये बीटा तो ये भी बीटा। ठीक, अब क्योंकि ये चारों एंगल एक ही लाइन पर बने हुए हैं, तो इनका सम, इन चारों एंगल्स का सम 180 होगा या नहीं? ठीक, तो हमें यहां से क्या मिला कि अल्फा प्लस बीटा या 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 180 होगा। इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाय 2, तो अल्फा प्लस बीटा कितना मिल जाएगा मेरे को? अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा मेरे को कितना? 90। और यही मुझे निकालना था, मेरे को ये पूरा एंगल निकालना था ना, ये पूरा एंगल, तो वो अल्फा प्लस बीटा ही है। तो आंसर कितना आ गया? 90। ठीक है भाई, देख लो आराम से। अच्छा, यही सेम क्वेश्चन एक दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। यही सेम क्वेश्चन एक दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे कि पूछा भी गया है कई बार, बार बार पूछा जाता है। जैसे कि ये दो लाइंस दी हैं आपको, पैरेलल लाइंस, ठीक, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, और आपको दे दिया ये A है, ये B है, ये P है, ये C है, ये D है, ये Q पॉइंट है, ये P पॉइंट है। अब ABC एंगल का एक एंगल बाइसेक्टर है PM, एंगल CQP का भी एक एंगल बाइसेक्टर है QM। तो आपसे पूछा ये वाला एंगल बताओ, ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल बताओ। ठीक है,
तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन हमने अभी करा, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, कोई खास फर्क है नहीं। कैसे करोगे आप इसको भी वही कर लोगे कि आपने क्या कर लिया, इसको ले लिया अल्फा, तो ये भी होगा अल्फा। क्यों? क्योंकि बी पी एम एक एंगल बाइसेक्टर है, तो बराबर बराबर एंगल होंगे। ऐसे ही ये बीटा, तो ये भी बीटा, ठीक है। और हमें इतना पता है कि पैरेलल लाइंस के बीच में जो कोण बने होते हैं एक तरफ के, उनका सम 180 होता है। तो इन चारों एंगल्स का सम भी कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन बिल्कुल वैसी ही आ गई जैसे यहाँ पर पड़ी थी। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया मेरे पास? 180 आ गया। सॉरी, अल्फा प्लस बीटा मेरे पास 90 आ गया, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इस ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल था हमारे पास पी एम क्यू, ये ट्राइंगल दिख रहा है, इनका सम तो 90 बन रहा है, इन दोनों एंगल्स का सम। और पूरे एंगल्स यानी तीनों एंगल्स का सम, पूरे ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। तो ये एंगल कितना होना चाहिए? ये एंगल 90 होना चाहिए, ठीक है, ये एंगल 90 होना चाहिए। 90 एंगल को हम राइट एंगल भी बोलते हैं, पता होना चाहिए। 90 डिग्री को हम राइट एंगल भी बोलते हैं, ठीक है भाई। और इसको शो करने का तरीका होता है, अगर आपको कोई भी ऐसे एंगल दिया है, अगर ऐसे दिया हुआ है इस तरह से, ऐसे, तो ये इसका मतलब होता है कि ये कितना एंगल है? 90 डिग्री। इसको डिनोट करने का तरीका है, ठीक है। तो क्लियर है ना, इनका सम अगर 90 बन रहा है तो ये एंगल 90 ही होगा, तभी तीनों का सम 180 बनेगा। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या पढ़ना है हमें? थोड़ा सा रब कर लेते हैं इसको फिर से। अभी हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, बस क्वेश्चंस लेने वाले हैं, 2-3 मिनट और रुक जाओ बस। उसके बाद हम प्रॉब्लम्स करेंगे, काफी सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। उसके बाद हमें ये देखना है कि ट्राइंगल्स 3 तरह के होते हैं। जैसे कि एंगल्स के बेस पर ट्राइंगल्स 3 तरह के होंगे। एक तो होगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। देखो मुझे पता है ये सब बातें आपने सब पढ़ी हुई, ये सब छोटी क्लासेस में आपने पढ़ी हुई, बट फिर भी एक बार रिवाइज करने में कुछ नहीं जा रहा। आपको पता है कि अभी जितना मैंने पढ़ाया उसमें आपने कम से कम एक बात तो नहीं सीख ली होगी, एक बात नहीं आपको पता लग गई होगी कम से कम, ठीक है। अच्छा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, कैसा होता है कि अगर all three angles कैसे हैं? लेस देन 90 डिग्री, तीनों एंगल 90 डिग्री से कम, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक। एक होता है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, तीनों एंगल 90 से कम है, ऐसा पॉसिबल है क्या? भाई बिल्कुल पॉसिबल है ना। आपने सपोज ऐसा ले लिया कि एक 40 ले लिया, ठीक है, दूसरा आपने ले लिया सपोज 80 ले लिया, तीसरा आपने 60 ले लिया, तीनों एंगल 90 से कम है और तीनों का सम 180 बन रहा है, हो सकता है ऐसा।
राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, अब ये समझ लेते हैं। एक एंगल कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होगा, कोई भी दो नहीं हो सकते, क्योंकि दो एंगल अगर 90 के हो गए तो उन दोनों का सम ही 180 बन जाएगा, तीसरा एंगल जीरो हो जाएगा, तीसरा एंगल जीरो हो नहीं सकता। ट्राइंगल में एक एंगल जीरो थोड़ी हो सकता है, कोई भी एंगल जीरो हो गया तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो कोई भी एक एंगल कैसा होगा, 90 होगा, इस तरह का होगा, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, अगर आपसे बोला जाता है कि कोई ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है एट बी, ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एक सेकेंड, राइट एंगल ट्राइंगल एट ए, ऐसा बोला आपसे, तो इसका मतलब क्या है कि जो राइट एंगल है वो ए पर बना हुआ है, इसका ये मतलब है। बाकी को आप कुछ भी ले लो, या तो बी इसको ले लो, सी इसको ले लो, या फिर सी इसको ले लो, बी इसको ले लो, आपकी मर्जी है। बट ए पर राइट एंगल बनाना है आपको, ए पर 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसने बोल दिया राइट एंगल कहां पर है, ए पर है। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, तीसरा जो ट्राइंगल होता है वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। कैसा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। वो कैसा होगा, जैसे इस तरह का कोई ट्राइंगल है, वो इस तरह का होगा ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कोई भी एक एंगल ग्रेटर देन 90। ठीक है भाई, एक एंगल ग्रेटर देन 90 होगा, जैसे कि ये वाला जो एंगल है वो 90 से बड़ा है, जैसे ऐसे हो गया, ये 130 का है सपोज, ठीक, ये 40 का है और ये 10 का है, तो ऐसा हो सकता है ना। तो ये एंगल 90 से बड़ा है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है भाई, उसके बाद साइड्स के बेस पर भी ट्राइंगल तीन तरह के होते हैं। साइड्स के बेस पर बता रहा हूं मैं आपको, पेन चेंज कर लेते हैं। साइड्स के बेस पर जैसे कि एक होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल। मतलब तीनों ही एंगल और तीनों ही साइड्स सेम होंगे, तीनों साइड्स सेम है। तीनों साइड्स अगर सेम है तो तीनों एंगल भी सेम होंगे, और अगर तीनों एंगल सेम होंगे तो वो कितने कितने के बन सकते हैं, वो 60 60 60 के ही बनेंगे, तभी 180 सम बनेगा। तो तीनों ही एंगल 60 60 60 के होंगे और तीनों साइड भी सेम होंगी। ये कैसा ट्राइंगल है, इक्विलैटरल। एक होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये किस तरह का होगा, अगर कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल है, तीसरी अलग है लेकिन ये दो साइड सेम, ठीक, इसमें जो एंगल सेम होते हैं वो कौन से होंगे, इसके सामने वाला और इसके सामने वाला, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। आइसोसेलेस में दो साइड्स इक्वल होती हैं और उनके सामने के दो एंगल्स इक्वल होते हैं। ऐसा भी कह सकते हो कि अगर
किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल सेम है तो ये आइसोसेलेस है, क्योंकि सामने वाली जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी, ये इसके इक्वल होंगी। ठीक है। और तीसरा होता है स्केलन ट्राइंगल। स्केलन का मतलब कैसा ट्राइंगल होगा वो कि तीनों ही चीजें आपस में अलग अलग है। ठीक है, तीनों आपस में अलग अलग होंगी, कोई किसी से बराबर नहीं है, तीनों एंगल भी आपस में अलग अलग ही होंगे। ठीक, तो इसके अलावा हमें अभी कुछ नहीं पढ़ना। इस वीडियो की प्रॉब्लम्स जितने मैंने पढ़ाया इसके बेस पर सॉल्व हो सकती है। ठीक है भाई, तो अब हम प्रॉब्लम्स लेते हैं, प्रॉब्लम शुरू करते हैं। और प्रॉब्लम हम कौन से लेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेंगे हम केवल। हम कुछ टफ क्वेश्चंस, फालतू के क्वेश्चंस नहीं करेंगे, क्योंकि उन क्वेश्चंस को करने से आप एक्सपर्ट बन जाओगे मैथ्स के, बट एग्जाम क्रैक नहीं होगा। ठीक है ना, एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको मीडियम लेवल के क्वेश्चंस स्पीड में करने आने चाहिए। ठीक है, और 90% क्वेश्चंस पुराने ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 10% क्वेश्चन ही नए होते हैं। तो हम क्यों करें? कोई रीजन ही नहीं है मेरे पास टफ क्वेश्चन करने का। कराने को मैं करा दूं, ठीक है, मैं भी कैट के क्वेश्चन करा दूं अच्छे अच्छे, बट उससे क्या बेनिफिट होगा आपका? ठीक है, टफ क्वेश्चन पे मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा सकता हूँ, बट उससे कुछ होगा नहीं। आपको बेसिक क्वेश्चंस पर ही स्टिक करना है बस, और उनके लिए आपको स्पीड बनानी है, इस एग्जाम में हो सके जल्दी। ठीक, तो हम पुराने क्वेश्चन ही करेंगे, केवल पुराने 10 इयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन, इफ इन अ ट्राइंगल ABC एज ड्रॉन इन द फिगर AB इक्वल टू AC, हमें दिया हुआ है कि AB और AC क्या है? इक्वल है, एंड एंगल ACD इक्वल टू 120 डिग्री, और ACD एंगल 120 डिग्री दिया हुआ, देन एंगल A इज इक्वल टू, तो आपको ये वाला एंगल बताना है। ठीक है, ये वाला एंगल देने की जरूरत नहीं थी, ये एंगल ना भी देता तो भी क्वेश्चन बन जाता, दिया भी नहीं हुआ, वैसे फिगर में बस लिख दिया है। तो मान लो कि ये नहीं दिया हुआ, और आपको दिया हुआ 120 डिग्री है ये, और ये साइड इक्वल है, आपको एंगल A निकालना है। ठीक है, कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे भाई, हमें पता है कि अगर ये साइड इक्वल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। अब ये अगर 120 है तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल 60 होगा, क्योंकि लाइन पर बने एंगल्स का सम कितना होता है? इनका 180 होगा, इनका सम, इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा। तो ये 120 तो ये 60, अब ये 60 तो ये भी 60। ठीक, अब इनका सम कितना बन रहा है? मिलाकर 120 बन रहा है। तो ये थर्ड एंगल कितना होगा ट्राइंगल का? 60 होगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 बनना चाहिए। ठीक है भाई, दोबारा कर लेते हैं एक बार जल्दी से, दोबारा देखो एक बार, वैसे समझ आ गया होगा जिसको आना होगा। कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, इजी सा क्वेश्चन है, क्योंकि आप दोबारा देखो एक बार। ये नहीं पता हमें, है ना, ये 120 है तो ये 60 हो गया, क्योंकि इनका सम 180 बनना चाहिए। अब ये 60 तो ये भी 60, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, एक 60 एक 60, तीसरा भी 60 ही होगा, तभी इनका सम 180 बनेगा। तो आंसर आ गया 60। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है भाई, ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एंड CD इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल। मतलब क्या होता है कि ये तीनों साइड आपस में बराबर होंगी और तीनों एंगल 60 60 60 के होंगे, ये मतलब होता है किसका? इक्विलेटरल। ठीक, CD इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। कोई CD है ऐसे, CD
ये डी पॉइंट ले लिया हमने, ये इंटरनल बाइसेक्टर है एंगल सी का, यानी कि ये 30 का हो गया और ये भी 30 का हो गया। ये बात क्लियर है, क्योंकि बाइसेक्टर डिवाइड कर देता है दोनों एक एंगल को दोनों बराबर बराबर पार्ट में, ठीक है। तो 30 के हो गए। आगे इफ DC इज प्रोड्यूस टू E, प्रोड्यूस मतलब आगे बढ़ाना, DC को आगे बढ़ा दिया E तक, DC को आगे बढ़ाया E तक, तो आप ये बोलोगे कि DC को आगे बढ़ाया तो इधर क्यों बढ़ा दिया आपने इधर, तो इसने बोला DC को बढ़ाया, D से C इधर है ना तो इधर बढ़ाया। उसने ये नहीं बोला कि CD को बढ़ाया, उसने DC बोला, DC ना कि CD। CD बोलता तो इधर बढ़ाते लेफ्ट की साइड, DC बोला तो राइट साइड बढ़ाया। बात क्लियर है? तो ये नहीं बढ़ाया हमने इधर बढ़ाया, DC को प्रोड्यूस किया है टू E सच दैट AC इक्वल टू C, AC जो है वो C के इक्वल है, ठीक। तो पूछा है आपसे एंगल CAE बताओ, CAE ये वाला एंगल बताओ। क्वेश्चन क्लियर है? ये वाला एंगल बताना है आपको। कैसे करेंगे? हमें पता है कि ये साइड इसके इक्वल दी हुई है, तो ये वाला जो एंगल अगर मैंने मान लिया थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि इसके सामने ये वाला एंगल है और इसके सामने ये वाला एंगल है, ठीक है ना भाई। ये ऐसे बन रहा है ना, ये ट्राइंगल, ये दोनों साइड इक्वल दी हुई है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक। अच्छा, अब बस हमें ये वाला एंगल पता लग जाए, ये पूरा एंगल अगर पता लग जाए, ये वाला C, ये वाला एंगल पता लग जाए अगर हमें, तो क्वेश्चन सॉल्व है। कैसे करें? एक काम करते हैं, इसको आगे बढ़ा लेते हैं, BC को आगे बढ़ा लिया। अब हमें पता है कि ये अगर 30 है तो ये भी मेरा कितना होगा, 30 होगा या नहीं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 30 तो ये भी 30, वर्टिकली अपोजिट, और ये एंगल मेरा 120 होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा 60 था तो ये मेरा 120 होगा, क्योंकि एक लाइन पर बने हुए एंगल, यानी कि ये पूरा एंगल मेरे पास कितना आ गया, 150 आ गया, 120 प्लस 30 150। तो ये एंगल, इनका सम कितना होगा, इनका सम 30 होगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब ये 150 हो गया तो इन दोनों का मिलाकर सम कितना होगा, मिलाकर कितना होगा इनका, 30 होना चाहिए, तभी तो 180 बनेगा सम। अब हमें ये बोला है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो थीटा 15 का रहा होगा, 15 15 30, ठीक। तो आंसर 15 है। तो अच्छा क्वेश्चन था, तो प्रीवियस ईयर्स में भी आपको अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। इसी लेवल तक रहना बस आपको। आगे चलते हैं। The side BC of a triangle ABC, कोई ट्राइंगल ABC है और BC को एक्सटेंड कर दिया D तक, BC को एक्सटेंड किया D तक। इफ एंगल ACD इज 120, एंगल ACD आपको 120 दिया है, एंड एंगल ABC इफ हाफ ऑफ एंगल CAB, ये वाला जो एंगल है इस एंगल का हाफ है, यानी कि ये 2 थीटा है तो थीटा हो जाएगा, ठीक। एंगल ABC आधा है CAB के, तो CAB को 2 थीटा ले लिया, इसको थीटा ले लिया। देन द वैल्यू ऑफ एंगल ABC इज, ये वाला एंगल पूछा है आपसे, यानी कि बेसिकली थीटा पूछा है, थीटा निकालना। तो कैसे करेंगे? मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको, इन दोनों एंगल का सम इसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी थी। तो इसका मतलब 2 थीटा प्लस थीटा बराबर आ जाएगा 120 डिग्री के। सो थीटा कितना आ जाएगा, 40 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 3 थीटा बराबर 120 डिग्री आ जाएगा और थीटा बराबर 40 डिग्री, ठीक। आगे चलते हैं। तो हमने इसमें यूज की है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, द साइड QR ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। अभी ये फर्स्ट वीडियो है तो प्रॉब्लम्स थोड़ी इजी होंगी, ठीक है ना, जल्दी जल्दी करते जाएंगे। अभी जस्ट हम
अपना कंफर्टेबल हो रहे हैं, ज्योमेट्री से कंफर्टेबल हो रहे हैं, लाइंस एंगल्स इनसे कंफर्टेबल हो रहे हैं बस, ठीक है। प्रॉब्लम्स भी आएंगी, काफी लंबा है ज्योमेट्री, मतलब 10-15 वीडियो लग जाएंगे पूरे ज्योमेट्री में। The side QR of an equilateral triangle PQR, कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है PQR, यानी कि तीनों एंगल 60-60 के हो जाएंगे, ठीक है भाई। और QR साइड को हमने प्रोड्यूस कर दिया S पॉइंट तक इन सच अ वे दैट QR इक्वल टू RS, QR और RS आपस में इक्वल है, एंड P इज जॉइंट टू S, P को हमने S तक ज्वाइन कर दिया। देन द मेजर ऑफ एंगल PSR इज, PSR एंगल आपको बताना कितना होगा, ठीक, एंगल PSR कितना होगा ये पूछा है आपसे, तो कैसे करेंगे? अच्छा, हमें पता है कि ये वाला जो साइड है, ये वाली जो साइड है QR जो साइड है, ये इसके इक्वल होगी, क्यों? क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है, ये तो इसके इक्वल होगी। अब इस वाले ट्राइंगल में PRS में ये साइड इसके बराबर है, यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो ये थीटा है अगर, तो ये भी थीटा होगा, ठीक, ये क्लियर। अच्छा, अब ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल पेन चेंज कर लेते हैं, ये वाला एंगल कितना है, ये 120 होगा, क्यों? क्योंकि 60 + 60 120, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, या फिर 60 है तो ये 120 होगा ही होगा, लाइन पर बने एंगल्स का सम 180 होता है, ठीक। अब ये तो 120 है और ये थीटा है और ये थीटा है, तो ये थीटा प्लस थीटा मिलाकर 60 होना ही चाहिए, तभी तीनों का सम 180 बनेगा। सो 2 थीटा बराबर 60 आ गया और थीटा बराबर 30 आ गया, तो 30 होगा, ठीक। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। If the three angles of a triangle are x plus 15, 6x by 5 plus 6 and 2x plus 3, 2x by 3 plus 30, then the triangle is, ट्राइंगल किस टाइप का है ये पूछा है आपसे बेसिकली, और तीन एंगल आपको दिए हैं, एक तो x plus 15 है, दूसरा इस तरह का है कुछ, और तीसरा इस तरह का है, ठीक है। ये तीन आपको दिए हुए हैं, ये तीन एंगल्स हैं, तो आप क्या करो, इन एंगल्स को निकाल लो, बेसिकली बस इतना ही करना है, तो आपको पता लग जाएगा। निकालने कैसे भाई, तीनों को ऐड कर दो ना, तीनों को एंगल्स को ऐड कर दो, बराबर 180 डिग्री रख दो, ठीक। तो x plus 6x by 5 plus 2x by 3, x plus 6x by 5 plus 2x by 3 plus 15, 6 और 30 को जोड़ लो, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 51, ठीक है। 51 बनेगा ना ये, 51 बन जाएगा। अब इनको अगर जोड़ा तो यहाँ पर मैंने 15 एलसीएम ले लिया, तो ये 15x आ गया इधर, ये 18x आ गया और ये 10x आ गया, और ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, 180 से 15 माइनस कर दोगे तो 180 से 50 माइनस करा तो 130, 1 और माइनस कर दिया तो 129, ठीक है भाई। अच्छा, अब ये कितना बन जाएगा, 15 और 18 कितना होता है, 33, 33 प्लस 10 43 by 15 इक्वल टू 129, 43 3 टाइम्स 129 होगा, तो आपका जो x आ गया वो कितना आ गया, 45, 15 की मल्टीप्लाई कर दी ऊपर 45 आ गई, ठीक है।
तो x 45 आ गया। तो अगर x 45 आ गया तो मेरे पास ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 45 प्लस 15 60 आ गया। ये मैं यहाँ पर अगर 45 पुट करूंगा तो यहाँ पर 45 पुट करा तो ये 60 आ गया। यहाँ पर 45 पुट करूंगा तो ये से कट जाएगा 15 टाइम्स, सॉरी 9 टाइम्स, 9 6 54 प्लस 6 60 आ गया ये वाला एंगल। अब ये 60 है, ये 60 है, तो ये 60 होगा ही होगा क्योंकि तीनों एंगल से 180 बनना चाहिए। तो तीनों एंगल इक्वल है 60 डिग्री। इसका मतलब ट्राइंगल कैसा है हमारा, इक्विलेटरल है। कैसे ट्राइंगल है, मैंने गलत टिक कर दिया सॉरी। ये ट्राइंगल कैसा है हमारा, इक्विलेटरल है। ये आंसर है, ये आंसर है, इक्विलेटरल है। ठीक है, क्योंकि तीनों एंगल 60 डिग्री का है। अगला क्वेश्चन, इफ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, कोई एंगल ट्राइंगल का इक्वल है हाफ द सम ऑफ अदर टू इक्वल एंगल्स। अदर टू एंगल्स हैं और दोनों इक्वल है, ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि तीन एंगल हैं, तो ए ले लिया, एक थीटा ले लिया, दूसरा भी थीटा ही है, ऐसा बोला है। कोई एंगल ए हाफ है बाकी दोनों इक्वल एंगल के सम के, ऐसा बोला। ठीक, तो 2a बराबर 2 थीटा आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, a बराबर थीटा आ गया। यानी ये भी थीटा ही है, a भी थीटा ही है, तीनों एंगल थीटा ही हैं, तो ट्राइंगल हमारा हो गया इक्विलेटरल। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ द अनइक्वल एंगल इज, ये कोई मान लेते हैं ट्राइंगल आइसोसेलेस है। ठीक, इफ द अनइक्वल एंगल, अनइक्वल एंगल कौन सा होगा भाई, ये वाले एंगल तो बराबर होंगे ना, क्योंकि इस साइड के अपोजिट ये, इस साइड के अपोजिट ये। बट ये वाला जो एंगल है, मतलब ये इक्वल होंगे, ये वाला जो एंगल है ये एंगल होगा अनइक्वल एंगल, इसके बारे में बात कर रहे हैं। if the unequal angle is twice the sum of the equal angles, सपोज ये थीटा ले लिया हमने, ध्यान से देखना है, मेन लैंग्वेज का खेल होता है क्वेश्चन में। ये थीटा है, ये भी थीटा ले लिया, ये वाला जो एंगल है ट्वाइस है इन दोनों के सम के, ऐसा कह रहा है। ठीक है, ये अनइक्वल एंगल, ये जो अनइक्वल एंगल है ये इक्वल एंगल्स के सम का ट्वाइस है, यानी कि ये कितना हो गया 4 थीटा हो गया। थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, 2 थीटा इंटू 2 4 थीटा। ठीक, तो 4 थीटा प्लस इन दोनों का सम, इनका सम मिला देते हैं तो कितना बन जाएगा 2 थीटा बराबर 180 डिग्री होगा, नहीं होगा, यानी कि 6 थीटा 180 आ गया, नहीं आ गया, तो थीटा हमारे पास 30 डिग्री आ गया। पूछा क्या है, देन ईच इक्वल एंगल इज, तो दोनों जो इक्वल एंगल है वो कितने कितने के, यानी कि वो 30 30 के होंगे, क्योंकि वो थीटा है। ठीक, तो 30 आंसर है। ठीक, अगर पूछता अनइक्वल एंगल कितने का होगा, 4 इंटू 30 कर देते हैं, तो 120 का होगा। ठीक, आगे चलते हैं। इन अ ट्राइंगल ABC, AB इक्वल टू AC, एंगल BAC इक्वल टू 40 डिग्री, ये 40 डिग्री एंगल BAC को हमने 40 ले लिया। देन द एक्सटर्नल एंगल एट B, एक्सटर्नल एंगल कहां पर, B पर, यानी कि ये वाला एंगल पूछा है आपसे। ठीक, तो क्योंकि ये और ये साइड इक्वल है तो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को इक्वल लेंगे, ये थीटा थीटा ले लिया। ठीक, अब ये थीटा कितना हो जाएगा, ये थीटा कितना होगा, ये थीटा अगर मैं बताऊं आपको 70 होगा। कैसे पता करा जल्दी से भाई, ये 40 डिग्री है तो इन दोनों का सम, थीटा प्लस थीटा का सम 140 होना चाहिए, क्योंकि ट्राइंगल में तीन एंगल सम 180 होता है।
एक 40, तो बाकी दोनों का सम 140 होना चाहिए। ठीक है, सो 2 थीटा 140 आ गया, तो थीटा 70 आ गया। ठीक है ना भाई, ये बात समझ आ रही है। एक 40 का है तो बाकी दोनों का सम 140 होगा, और बाकी दोनों इक्वल भी हैं तो 70 के होंगे। अब ये एंगल तो 70 है, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल 110 का होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का भी सम 180 होता है, एक लाइन पर बने हुए एंगल, एक लाइन पर। तो आंसर कितना आ गया? 110। ठीक, तो आज इतना ही रखते हैं। बाकी इसकी प्रॉब्लम्स कम से कम 40 प्रॉब्लम्स हैं, इसमें से 8 प्रॉब्लम्स हमने अभी कर लिए, तो 32 प्रॉब्लम्स के आसपास में बची हैं अभी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर हम प्रॉपरली ट्राइंगल शुरू करेंगे। ट्राइंगल्स काफ़ी बड़ा है, ठीक है, जिसमें मीडियन, सेंट्रोइड क्या होता है, सर्कमसेंटर क्या होता है, मीडियंस की कम से कम 10-15 फॉर्मूले हैं, और फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे आपको। ठीक है, क्योंकि एसएससी सीजीएल में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं फॉर्मूले पर। ठीक है, तो वो फॉर्मूले आपको याद करने ही होंगे, ज़्यादा नहीं है, जितने मैं करा रहा हूँ उतने ही करने हैं, उसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं आएगा। ठीक है, ट्राइंगल है, मतलब ट्राइंगल बड़ा है। ट्राइंगल आपका अच्छे से क्लियर हो गया तो उसके बाद सर्कल भी आसान पड़ेगा आपको, क्वाड्रिलेटरल भी आसान पड़ेगा, क्वाड्रिलेटरल भी आपको बहुत इजी लगेगा, क्योंकि ट्राइंगल्स का यूज हर चैप्टर में होगा, ज्योमेट्री हर चैप्टर में होगा, पॉलीगन भी यूज होगा इसका। ठीक है, और बाकी ट्रिग्नोमेट्री में तो हो ही होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।